हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली होता है क्या है कि हम एक ही ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं इन वन को। डायग्रामेटिकली आपको देख रहा है, फर्स्ट सेक्शन में आपको दिख रहा है कि अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करते, मेरे पास 4 स्टेशंस हैं विच वांट्स टू कम्युनिकेट विद 4 अदर स्टेशन। तो या तो मैं 4 डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियाज लगाऊं, वन फॉर ईच पेयर ऑफ स्टेशन, वन फॉर ईच सेंडर रिसीवर पेयर ऑफ स्टेशन। तो फर्स्ट डायग्राम में आपको 4 ट्रांसमिशन मीडियाज चाहिए, चारों मशीन सेंडर्स को चारों रिसीवर से कम्युनिकेट करने के। सेकेंड पोर्शन ऑफ डायग्राम में हमने मल्टीप्लेक्सिंग कर ली। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब जो चारों के सिग्नल्स थे उनको कंबाइन करके एक सिग्नल बनाया और हम उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं ऑन द सेम कम्युनिकेशन मीडिया। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। रिसीवर के पास हमें सिग्नल वापस स्प्लिट करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब एक हमारे पास कंबाइंड सिग्नल था, उसको हम स्प्लिट करके बना रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं इंडिविजुअल सिग्नल्स। तो मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली एक रीजन ये भी है करने का कि अगर हमारी कम्युनिकेशन मीडिया की बैंडविड्थ ज्यादा है, जितना सेंडर डाटा भेज रहा है उससे ज्यादा बैंडविड्थ है, तो रिमेनिंग बैंडविड्थ हमारी वेस्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज जीटी रोड है, 4 लेन्स की है, अगर उस पर एक ही कार ट्रेवल कर रही है एक ही लेन में, तो रिमेनिंग 3 लेन्स आर वेस्टेड। तो हम क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं मोर देन 1 व्हीकल टू ट्रेवल ऑन द सेम रोड। जैसे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, तो अगर वो आपकी बैंडविड्थ से ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो नया कम्युनिकेशन लाइन और लगाएं या एग्जिस्टिंग लाइन की बैंडविड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें 2 टर्म आपको दिख रही होंगी, लिंक और चैनल। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे जीटी रोड है, रोड एक ही है, उसको हम बोल देते हैं लिंक, लेकिन उसके हमने 4 सेपरेट लेन्स बना रखे हैं जिसको 4 डिफरेंट व्हीकल ड्राइवर्स यूज कर सकते हैं, वो हुए चैनल्स। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन मीडिया को हम बोल रहे हैं लिंक, उसके हमने लॉजिकली 4 सेपरेट चैनल्स बनाते हैं। चैनल्स 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन मीडिया की बैंडविड्थ के ऊपर। तो चैनल्स लॉजिकल होंगे, लिंक फिजिकल। तो मल्टीप्लेक्सिंग, जैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लेक्सिंग का काम क्या है, मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक बनाना, यानी मैनी सिग्नल्स टू वन, वो हुआ मल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग उल्टा होता है कि हमारे पास एक कंबाइंड सिग्नल था, उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं इनटू मैनी डिफरेंट इंडिविजुअल सिग्नल्स। अब मल्टीप्लेक्सिंग की हम बात करें तो 3 तरीके से कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो अब हम ये एक एक करके, तो हमने क्या किया, जो भी हमारा कम्युनिकेशन मीडिया था उसको डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट चैनल्स। तो हमारे डायग्राम में 6 डिफरेंट लॉजिकल चैनल्स दिख रहे हैं। ये डिफरेंट चैनल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जनरली हम एफडीएम यूज कब करते हैं, जब हमारे कम्युनिकेशन मीडिया की बैंडविड्थ ज्यादा है और जो हमारा सेंडर है उसको बैंडविड्थ कम चाहिए, तो हम उस बैंडविड्थ को शेयर कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल सेंडर्स। तो डायग्राम में आपको दिख रहा है कि आपके पास 3 लैंडलाइन फोन्स हैं, तीनों ने कम्युनिकेट करना है विद 3 डिफरेंट लैंडलाइन फोन्स। या तो हम तीनों के सेंडर रिसीवर के बीच में सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन बनाते, या हमने एक ही कम्युनिकेशन मीडिया यूज किया, उसको डिवाइड किया इनटू 3 लॉजिकल चैनल्स। तो अब हमारा प्रोसेस चलेगा कैसे। अब हमारे लैंडलाइन फोन्स किस लिए यूज होते हैं, वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए। अब तीनों से जो सिग्नल आएगा दैट विल बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, इसको मॉड्यूलेट करेंगे इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो आप डायग्राम में देख रहे हो, हमने मॉड्यूलेटर यूज किया। तो फर्स्ट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कुछ और है मॉड्यूलेट होके, सेकंड सिग्नल की कुछ और है और थर्ड सिग्नल की कुछ और है। तो आपस में इंटरफेयर ना करें, तो फ्रीक्वेंसीज के बीच में हम कुछ गार्ड बैंड देंगे, कुछ सेपरेशन देंगे, जिसको हम बोलते हैं गार्ड बैंड। और फिर हमने इन 3 डिफरेंट सिग्नल्स को कंबाइन करके एक कंबाइंड सिग्नल बना दिया। तो डायग्रामेटिकली आप देख रहे हो, मेरे पास 3 सिग्नल थे, तीनों सेम फ्रीक्वेंसी के थे, मॉड्यूलेट होके 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के बने। फ्रीक्वेंसीज बनी F1, F2, F3।
इनको मल्टीप्लेक्सिंग करा यानी कंबाइन करा तो मेरे पास एक सिग्नल बना जिसके अंदर 3 सब सिग्नल्स हैं। तीनों सिग्नल को कंबाइन करके बने और तीनों सिग्नल की अब जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट। अब रिसीविंग एंड पे डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी यानी रिवर्स प्रोसेस होगा मल्टीप्लेक्सिंग। तो हमारे पास रिसीवर के पास क्या रिसीव हुआ, कंबाइंड सिग्नल। यहाँ पे हमने फिल्टर करा तो उसने तीनों सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन था, उन सिग्नल्स को अलग अलग कर दिया। अब ये तीनों सिग्नल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के थे, लेकिन लैंडलाइन फोन्स तो एक कॉमन फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, तो हमने वहां मॉड्यूलेटर लगाया था या डीमॉड्यूलेटर लगाया जिसने उसको कन्वर्ट किया टू द फ्रीक्वेंसी बैंड रिक्वायर्ड। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो डायग्रामेटिकली कि मेरे पास जो सिग्नल पहुंचा था उसमें 3 सब चैनल्स थे, 3 सब सिग्नल्स थे, ईच ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सेपरेटेड बाय गार्ड बैंड। हमने पहले इन 3 सिग्नल्स निकाले यूजिंग फिल्टर, तो मेरे पास 3 सिग्नल्स क्या मिले विद फ्रीक्वेंसीज F1, F2 एंड M3। डीमॉड्यूलेटर ने क्या किया, सबकी फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किया इनटू सेम फ्रीक्वेंसीज। जैसे अभी एग्जांपल बता रहा है कि मेरे पास जो वॉइस सिग्नल है उनको 4 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ चाहिए और हमें 3 वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं। हमारे पास बैंडविड्थ अवेलेबल है टोटल 12 किलोहर्ट्ज की, 20 to 32 किलोहर्ट्ज। तो हमें इसको शो करना है डायग्रामेटिक। तो हम शो कैसे करेंगे, तो ये है। तो आपका जो 3 सिग्नल्स हैं, फर्स्ट को फ्रीक्वेंसी क्या दे दी 20 to 24, सेकंड को 24 to 28 और थर्ड को 22 to 28 to 32। मल्टीप्लेक्स करा तो मेरे पास एक सिग्नल बना, ठीक है, जिसके अंदर 3 सब सिग्नल्स हैं ईच विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। रिसीविंग एंड पे हमें एक कॉमन सिग्नल पहुंचा, फिल्टर ने फिर उनको वापस सेपरेट किया और डीमॉड्यूलेटर ने उसको वापस कन्वर्ट कर दिया इनटू सिग्नल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 to 4 किलोहर्ट्ज ईच। सेम हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 5 चैनल्स हैं, हर एक की बैंडविड्थ कितनी है 100 किलोहर्ट्ज, उनकी हमने मल्टीप्लेक्स करनी। तो मुझे बताना है कि मुझे मिनिमम बैंडविड्थ कितनी चाहिए। अगर हम रख रहे हैं 10 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड, अब मेरे पास 5 चैनल्स हैं तो मुझे 5 चैनल्स के लिए एक चैनल की बैंडविड्थ है 100, तो 5 की कितनी हो गई 500। अब 5 सिग्नल्स के बीच में सेपरेशन करना है फ्रीक्वेंसीज का, गार्ड बैंड रखना है 10 किलोहर्ट्ज का। तो कितने गार्ड आएंगे, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक, सेकंड और थर्ड के बीच में एक, थर्ड और फोर्थ के बीच में एक, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, टोटल हुए 4। तो उनको कितनी फ्रीक्वेंसी बैंड चाहिए 10 किलोहर्ट्ज की, तो 4 into 10 हो गया, यानी टोटल बैंडविड्थ अब मुझे कितनी चाहिए 540 किलोहर्ट्ज। डायग्रामेटिक हमने ये शो कर दी। 100 के 5 सिग्नल्स हैं तो बैंडविड्थ चाहिए 500 किलोहर्ट्ज, बीच में 4 गार्ड बैंड है 10-10 के, तो उनको चाहिए 40, टोटल हो गई 540। तो ये यूज कहाँ होते हैं, जनरली ये यूज करती हैं टेलीफोन कंपनी, दूसरा FM रेडियो कंपनीज, तीसरा सेलुलर टेलीफोन कंपनीज और फोर्थ टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के केस में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि फाइबर ऑप्टिक केबल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप एक ही सिग्नल ट्रांसमिट करोगे तो दैट विल रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। तो हम क्या करते हैं, हमारे मल्टीप्लेक्सिंग यूज करेंगे। तो डायग्रामेटिकली आप देख रहे हो हमारे पास 3 सिग्नल्स थे, उनको हमने कंबाइन किया, मल्टीप्लेक्स किया, तो एक सिग्नल बना कैरिंग मल्टीपल सिग्नल्स ईच ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। रिसीविंग एंड पे हमने डीमल्टीप्लेक्सिंग करके अपने ओरिजिनल सिग्नल्स रिसीव कर। एफडीएम जैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट होते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसको हम जो मल्टीप्लेक्सिंग या डीमल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं वो हम किससे करते हैं, प्रिज्म से। तो डायग्रामेटिकली आपको दिख रहा है। तो आपके पास मल्टीपल सिग्नल्स थे, उनको प्रिज्म ने क्या करा, रिफ्रैक्ट किया टू अ सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल। रिसीविंग एंड पे हमने प्रिज्म लगा के फिर डिफरेंट सिग्नल्स को वापस रिट्रीव कर। तीसरा आता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, अपने जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसको डिवाइड कर लेते हैं एक सॉर्ट ऑफ टाइम स्लॉट्स में। जनरली यूज कब करेंगे, जब हमारी ट्रांसमिशन मीडिया की जो स्पीड है
वो ज्यादा है एक सेंडर की स्पीड से। सपोज हमारे पास 4 स्टेशन है, सबको ट्रांसमिट करने के लिए जो स्पीड है वो है 1 Mbps। हमारे कम्युनिकेशन मीडिया की स्पीड है से 4 Mbps। तो अगर मैं एक ही स्टेशन का डाटा ट्रांसमिट करूंगा तो वो जाएगा 1 Mbps से, जा सकता है 4 Mbps, तो हमारी बैंडविड्थ वेस्ट हो गई। तो हम वहां क्या यूज करते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स। 2 तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टेडियम। पहले पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस टेडियम। तो जैसे डायग्राम में देख रहे हो मेरे पास 5 स्टेशंस हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेम बनाता हूँ विद एज मेनी स्लॉट्स एज नंबर ऑफ स्टेशंस। तो एक हमारे पास 5 स्टेशंस हैं, तो हमारे एक फ्रेम में कितने स्लॉट्स हुए, 5। तो एक फ्रेम में जो फर्स्ट स्लॉट है वो रिजर्व हो गया फर्स्ट सेंडर का, सेकंड फॉर सेकंड सेंडर, थर्ड स्लॉट फॉर थर्ड सेंडर एंड सो। अब जो स्लॉट का साइज होगा वो डिपेंड करता है हमारा यूनिट ऑफ ट्रांसफर क्या है। अगर हम एक एक बिट करके ट्रांसमिट कर रहे हैं तो मेरा 5 स्टेशन थे तो 5 बिट का एक फ्रेम हो गया। 2-2 बिट करके ट्रांसमिट कर रहे हैं, 5 स्टेशन है तो मेरा एक फ्रेम हो गया 10 बिट्स का। तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा, सपोज हम एक एक कैरेक्टर करके ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमारे पास 4 स्टेशंस हैं तो एक फ्रेम हो गया के अंदर 4 स्लॉट्स हो गए। तो फर्स्ट स्लॉट रिजर्व्ड है फॉर फर्स्ट स्टेशन, तो उसका हमने फर्स्ट कैरेक्टर उठाया ए, सेकंड स्टेशन का फर्स्ट कैरेक्टर उठाया बी, थर्ड स्टेशन का फर्स्ट कैरेक्टर उठाया सी, फोर्थ का उठाया डी। तो हमारा फर्स्ट फ्रेम बन गया जिसका डाटा क्या है ABCD। सेकंड फ्रेम के अंदर फिर हमने फर्स्ट का सेकंड उठाया कैरेक्टर, सेकंड का सेकंड उठाया, थर्ड का सेकंड उठाया, फोर्थ का सेकंड उठाया, डाटा बन गया ABC। सिमिलरली थर्ड फ्रेम के अंदर हमने फर्स्ट सेंडर का कैरेक्टर उठाया, सेकंड स्टेशन के पास कुछ भेजने का था ही नहीं फोर्थ स्लॉट में, फोर्थ फ्रेम में, क्योंकि 3 कैरेक्टर थे, 3 हम भेज चुके। तो इसका स्लॉट क्योंकि रिजर्व था, एक फ्रेम का सेकंड स्लॉट रिजर्व था सेकंड स्टेशन के लिए और उसके पास कोई डाटा भेजने को नहीं है, तो ये स्लॉट खाली जाए। थर्ड स्टेशन के पास फोर्थ फ्रेम में कैरेक्टर था, भेज दिया, फिफ्थ के पास था, भेज दिया। सिमिलरली जब हम 6th स्लॉट में आए, 6th फ्रेम में आए, तो सिर्फ ए के पास डाटा है, बाकी सबका डाटा ट्रांसमिट हो चुका है। तो 6th फ्रेम के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर गया, रिमेनिंग 3 स्लॉट्स आर वेस्टेड। रिसीविंग एंड पे डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। फर्स्ट फ्रेम पहुंचा तो फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट रिसीवर को दे दिया, सेकंड को, थर्ड को एंड फोर्थ को। सिमिलरली सेकंड फ्रेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो फर्स्ट रिसीवर के लिए था, सेकंड कैरेक्टर सेकंड रिसीवर को दे दिया, थर्ड रिसीवर को दे दिया, फोर्थ को दे दिया एंड सो। अब इस टेक्निक में ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हमारे बहुत सारे स्लॉट्स खाली हो सकते हैं। अगर स्टेशन के पास कोई भी डाटा भेजने को नहीं था तो उसका स्लॉट खाली जाएगा। सिमिलरली इस डायग्राम में देखो तो आपके पास 3 सेंडर्स हैं, तो इसका मतलब आपके फ्रेम में कितने स्लॉट्स हुए, 3। फर्स्ट फ्रेम में देखो आपने फर्स्ट कैरेक्टर उठाया फर्स्ट सेंडर का A1, सेकंड के पास उस टाइम कोई भी डाटा नहीं था तो वो स्लॉट खाली गया। थर्ड स्लॉट में थर्ड सेंडर का उठाया C1, तो हमारा फर्स्ट फ्रेम में डाटा क्या गया, A1 और C1, सेकंड स्लॉट खाली है। फ्रेम 2 के अंदर फर्स्ट स्लॉट था फर्स्ट रिसीवर का, तो डाटा लिया A2, सेकंड स्लॉट था सेकंड सेंडर का, डाटा लिया B2, उस टाइम थर्ड के पास कोई डाटा नहीं था तो उसका स्लॉट गया खाली। सिमिलरली जब फर्स्ट फ्रेम रिसीवर के पास पहुंचेगा तो A1 किसको देगा, रिसीवर 1 को, सेकंड स्लॉट खाली है छोड़ दो, C1 किसको मिलेगा, थर्ड रिसीवर को, क्योंकि वो थर्ड स्लॉट में, एंड सो। इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट होने के लिए सेंडर और रिसीवर की क्लॉक सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो इनकंसिस्टेंसीज आ सकती, तो इसके लिए फिर हम फ्रेम के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए फ्रेमिंग बिट्स लगाएंगे। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट फ्रेम में हमने बिट क्या लगाई, 1, सेकंड में 0, थर्ड में 1 एंड सो। ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से नया फ्रेम शुरू हो रहा है, तो रिसीवर अपनी क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर सकता है। अब इस एग्जांपल के अंदर सपोज मेरे पास 4 स्टेशन है जो ट्रांसमिट कर रहे हैं 250 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। अब एक फ्रेम के अंदर हर स्टेशन का एक कैरेक्टर जाएगा, तो हमें कितने फ्रेम्स चाहिए होंगे, 250 कैरेक्टर्स हैं तो 250 फ्रेम्स। एक फ्रेम में कितने स्लॉट्स होंगे, 4 स्टेशन है तो 4। अब एक कैरेक्टर 8 बिट का होता है, तो एक फ्रेम में क्या है,
4 कैरेक्टर्स प्लस एक फ्रेमिंग बिट, टोटल कितने बिट्स हो गए 33। एक फ्रेम कितने बिट्स का हो गया 33, तो 250 फ्रेम्स कितने बिट्स के हो जाएंगे 250 इंटू 33 यानी 8250। तो आपको बैंडविड्थ कितनी चाहिए 8250 बिट्स पर सेकंड। अब यहाँ अभी तक हम मान के चल रहे थे कि जो चारों सेंडर्स हैं या डिफरेंट सेंडर्स हैं वो ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सेम स्पीड। ऐसा भी हो सकता है उनकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट हो, एक की 1 Mbps है, एक की 2 Mbps है, एक की 4 Mbps है। तो जनरली अगर ये स्पीड मल्टीपल्स में है 1 2 4 8 ऐसे है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको मल्टीपल्स में बना सकते हैं बाय यूजिंग बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग का मतलब इसमें एक्स्ट्रा बिट्स अटैच कर देंगे ताकि हमारी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट या जो स्पीड है चार डिफरेंट स्टेशंस की दैट शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। अब क्या होगा कि सपोज मेरे पास डिफरेंट स्टेशंस की स्पीड अलग अलग है। फर्स्ट स्टेशन जनरेट करता है 2 कैरेक्टर पर सेकेंड, सेकेंड जनरेट करता है 4 कैरेक्टर पर सेकेंड, थर्ड करता है 4 कैरेक्टर पर सेकेंड और फिफ्थ करता है 4 कैरेक्टर पर सेकेंड। यानी फर्स्ट की स्पीड कम है, बाकियों की ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रेम के अंदर फर्स्ट के तो हम 2 कैरेक्टर भेज देंगे, सेकंड के 1 भेजेंगे, थर्ड का 1, फोर्थ का 1। तो इस तरह से हम मल्टीपल्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो फ्रेम के स्लॉट्स बनाएंगे उसमें एक ही बिट भेजें, हम मल्टीपल बिट्स भी ले सकते हैं स्टेशन की। जैसे एग्जांपल में हमारे पास 4 स्टेशन हैं, चारों की स्पीड है 100 kbps। हमने कहा हम एक फ्रेम में 2-2 बिट भेजेंगे, यानी 2 बिट्स हर स्टेशन की। तो एक फ्रेम कितने बिट्स का हो गया 8 बिट्स का। नेक्स्ट आता है, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था सिंक्रोनस रीडियम, अब हम पढ़ते हैं एसिंक्रोनस रीडियम। अब ऐसा भी हो सकता है कि सपोज हमारे पास 5 स्टेशंस हैं, सबको बैंडविड्थ चाहिए 1 Mbps की, सब ट्रांसमिट कर रहे हैं 1 Mbps की। यानी जब मल्टीप्लेक्सिंग करके कम्युनिकेशन मीडिया पे डालेंगे तो कम से कम 5 Mbps की स्पीड होनी चाहिए। सपोज उसकी है 3, तो क्या होगा, बैंडविड्थ हमको चाहिए 5 है कम, तो डाटा ट्रांसमिट होने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस रीडियम। अब हम एसिंक्रोनस रीडियम में क्या कह रहे हैं, अब हम जो फ्रेम बना रहे हैं उसमें पहले क्या होता था, उतने स्लॉट्स होते थे जितने हमारे सेंडर है। अब उतने स्लॉट्स नहीं होंगे। अब कितने स्लॉट्स होंगे, जितने सेंडरों ने डाटा ट्रांसमिट करना है। हमारे एग्जांपल में स्टेशन तो 5 है टोटल, लेकिन ट्रांसमिट करने के लिए सिर्फ 3 है, तो हमारे फ्रेम के अंदर 3 स्लॉट्स होंगे। तो हमारे फर्स्ट फ्रेम में क्या डाटा गया, 3 सेंडर थे, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ स्टेशन। तो डाटा क्या गया, फर्स्ट स्टेशन का फर्स्ट ए, फिर थर्ड स्टेशन का सी और फिफ्थ स्टेशन का ए। देखो हमने लिखा हुआ A1 C3 E5, क्योंकि अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो फ्रेम है वो कौन से सेंडर का है। तो A1 का मतलब फर्स्ट सेंडर ए कैरेक्टर, C3 का मतलब थर्ड सेंडर सी कैरेक्टर, E5 का मतलब फर्स्ट फ्रेम में फिफ्थ सेंडर ई कैरेक्टर। सिमिलरली सेकेंड फ्रेम गया, थर्ड फ्रेम गया, फोर्थ फ्रेम गया। तो अब हमारे पास थर्ड और फिफ्थ मशीन का डाटा 4 कैरेक्टर का था, कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक ही सेंटर बचा है, तो हमने उसमें डाटा क्या भेजा, A1 मतलब फर्स्ट मशीन का ए कैरेक्टर। सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास 4 सेंडर हैं, हमने कहा कि हम फ्रेम में 3 स्लॉट लेंगे। हमारे फर्स्ट फ्रेम में हमने 3 सेंडर का डाटा क्या लिया, ए फर्स्ट का, थर्ड का, फोर्थ का। फिर नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, सर्कुलर वे में चलता रहेगा। सेकेंड फ्रेम में थर्ड सेंडर तक चला गया, तो नेक्स्ट फ्रेम में क्या जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट। थर्ड केस हम लेके चलते हैं कि सभी डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन फ्रेम में क्योंकि 3 स्लॉट हैं, तो हमने फर्स्ट फ्रेम में क्या लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेंडर, सेकेंड में फोर्थ फिफ्थ एंड फर्स्ट, फिर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, नेक्स्ट टाइम फिफ्थ 1 एंड सो। नेक्स्ट टॉपिक आता है इनवर्स मल्टीप्लेक्सिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल सेंडर से डाटा ले रहे थे, मल्टीप्लेक्सिंग करके उसको डाल रहे थे ऑन टू हाई स्पीड कम्युनिकेशन मीडिया, रिसीविंग एंड पे डीमल्टीप्लेक्सिंग कर रहे थे।
अगर हमारा सेंडर रिसीवर के बीच में मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइंस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक हाई स्पीड लाइन पर डाटा था इसको हम ब्रेक कर सकते हैं और इसको भेज सकते हैं ऑन टू सेपरेट कम्युनिकेशन मीडियाज साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हमारा जो पहुंचने का डाटा रेट रहेगा वो वही होगा जो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग के केस में था।